बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तौला। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से। 1 घंटा 20 मिनट ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात में ये फैसला किया गया है कि आने वाले रोज़ काबीना का इजलास बुलाया जाएगा और उस काबीना के इजलास में आइनी और कानूनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जो कि जिसको लीड करने की पोजीशन जो होगी वो किसी रिटायर्ड ऑनरेबल जज की होगी। जो नाम अभी तक सामने आया है वो जस्टिस नासरुल मुल्क साहब का है, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन बहुत सारे सवालात आज इस मुलाकात के बाद उठते हैं। पहला सवाल ये है कि उन जजेस ने जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया था, क्या वो एक कमीशन पे मुत्तमईन हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में एक नहीं हजारों कमीशन बने हैं और कोई भी कमीशन अपने मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचा। क्या ये कमीशन पहुंच पाएगा? क्या ये कमीशन हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस को वो महफूज फीलिंग दे पाएगा कि उनके घर के अंदर अब कुछ नहीं होने वाला, उनके रिश्तेदारों को कोई नहीं उठाएगा और वो आज़ादी के साथ बिला खौफ खतर इंसाफ कर सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कन्वेंशन या कमीशन। दूसरा सवाल ये उठता है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई। यकीनन सब यही समझ संजीदा गुफ्तगू ही होगी, लेकिन दूसरा जब वर्ड जो उन्होंने यूज किया, दूसरा लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया, संजीदा और तकलीफ दे गुफ्तगू। यकीनन ये तकलीफ दे गुफ्तगू आज हो रही है क्योंकि अवाम की तकलीफ का कभी अजाला नहीं किया गया, अवाम की तकलीफ का कभी एहसास नहीं किया। वो अवाम जो 25-25, 30-30 साल अदालतों में धक्के खाती रहे, वो बेचारे लोग जो इस वक्त आज भी जेलें काट रहे हैं पर जिनकी जेब में पैसा नहीं है वकील करने के लिए, जिनके पास वो ताकत नहीं है कि वो इंसाफ तक पहुंच सके या उन्हें इंसाफ मिल सके, तो वो परेशान हो जाते। तो आज के प्रोग्राम में हम ये पूछेंगे कि निज़ाम अदल में जो इस वक्त बहरान है, क्या वो निज़ाम अदल को बेहतरी की तरफ ले जाएगा या फिर ये वही होगा जो हमेशा होता आया है, थोड़ा सा टाइम पास किया जाएगा, वक्त काटा जाएगा और फिर मिट्टी डालो आगे बढ़ो की पॉलिसी अपनाई जाएगी? क्योंकि मैं आज ये मुतालबा करता हूं कि जो सिचुएशन है उसके बाद जुडिशल रिफॉर्म्स आने चाहिए। जितने भी आने वाले वक्त में जजेस हैं उनको महफूज माहौल मिलना चाहिए, उनको आज़ादाना माहौल मिलना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनके घरों में सीक्रेट कैमरा लगे हुए हैं, उनको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि उनके रिश्तेदारों को उठा के ले जाएगा और टॉर्चर करेगा और अपनी मर्जी के फैसले कराएगा। अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि मुल्क में इस वक्त सियासी, मुआशी, मुआशरती अदम इस्तेहकाम के साथ साथ अदलिया जो पहले ही बोसीदा और फरसूदा निज़ाम था, मजीद खतरात का सामना कर रहा है। ना सिर्फ ये, हम ये भी जानते हैं कि आज एक और मुआशी खतरा यह है, बिजली महंगी कर दी गई है, पेट्रोल महंगा होने वाला है, गैस महंगी होने वाली है, सब कुछ महंगा हो चुका है। और अगर कोई सस्ता आइटम बेचेगा जो हुकूमती निर्ख है उससे 8 रुपए सस्ता भी बेचेगा तो उसके खिलाफ FIR भी होगी, वारंट भी निकलेगा, जुर्माना भी होगा। लेकिन अगर एक आला अफसर का बेटा कराची की सड़कों पर दंदनाते हुए फायरिंग करेगा और असला लहराता रहेगा, लोगों को डराता रहेगा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी रईस के लिए इंसाफ कुछ और हो और गरीब के लिए इंसाफ कुछ और हो, यानी अगर रईस को छोड़ दिया जाए और गरीब को पकड़ लिया जाए तो वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। यही सवाल मैं आज के प्रोग्राम में उठाऊंगा। मेरे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले, उनका तारुफ करवाने से पहले ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में आपको वेलकम बैक कहते हैं। गुफ्तगू आगाज करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारे साथ कमाल पैनल मौजूद है, तारुफ करवाता चलो। सबसे पहले आपको बताऊंगा हमारे साथ मौजूद है PTI के सीनियर एडवोकेट है अहमद अवैस साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मशहूर और मारूफ मकबूल एक हमारे तज्जियाकार हैं फारूक आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। स्पोक्स पर्सन है बिलाल भुट्टो जरदारी के जुल्फिकार अली बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। अहमद अवैस साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करना चाहूँगा। सर, जो इस वक्त अदलिया की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों के ऊपर धमकाने के, प्रेशर डालने के, और आज हमने देखा वज़ीर आज़म की 1.5 घंटे मुलाकात होती है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, फिर चीफ जस्टिस मुशावरत भी करते हैं बाकी सारे फुल कोर्ट में जजेस के साथ। आपकी नज़र में सर, बहुत सारे पहले भी हमारे मुल्क में कमीशंस बने हैं और बड़े बड़े लोग उन कमीशंस को हेड करते रहे हैं। मुझे याद पड़ता है वो परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक थी सर, उसके ऊपर भी कमीशन बना था, लेकिन ये कमीशन सर कभी भी मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं पाते हैं। और वो आपकी नज़र में क्या, जो अब कमीशन बनने की बात हो रही है, जो आने वाले रोज़ बताया जा रहा है कि काबीना का इजलास बुलाया जाएगा और जो नाम अहमद साहब ज़ेर गौर है वो जस्टिस नासरुल मुल्क का है, साबिक चीफ जस्टिस, आपकी नज़र में
क्या ये कमीशन मंतकी नताइज हासिल कर पाएगा, जजेस को, वकला बरादरी को मुत्तमईन कर पाएगा, या फिर हमेशा की तरह ही होगा? देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी कमीशन की, और मेरी तो रिजर्वेशन है कि प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को किसी सूरत इनका मुनासिब नहीं था कि ये मिलते या चीफ जस्टिस साहब उनसे मिलते इस इशू के ऊपर। उसकी वजह यह है कि जो हिस्ट्री है शहबाज शरीफ साहब की, एक तो इस इलेक्शन के हवाले से मैंडेट के ऊपर इनका बहुत रिजर्वेशन है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, आपको मालूम है, रिगिंग के ऊपर। और एक जिसके ऊपर इतना डिस्प्यूटेड हो गवर्नमेंट के ऊपर कि वो एक स्टोलन मैंडेट के ऊपर आई हुई है, वो जाके उनसे मिलना, और उनको स्टोलन मैंडेट में कौन मुआवन साबित हुए थे? इट वाज द एस्टेब्लिशमेंट की सारी कारस्तानी थी कि जिस तरीके से उन्होंने इनको ये आगे किया। दिस इज व्हाट द मेन एलिगेशन इज। ऐसी सूरत में इनका जाके मिलना, तो ये तो डिफ्यूज करेंगे, इसका इनका और कोई काम नहीं होगा कि ये जाके डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि इस बात को मिट्टी पाओ ख़त्म कर दो। जैसे वो पहले चीफ जस्टिस साहब ने भी 6 महीने गुजार दी और कोई बात ना की, और वो उन्होंने आगे ना चलाई, और काजी फायद ईसा साहब से भी बात इन्होंने की थी, इन जय साहबान ने खामोशी अख्तियार की, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खामोशी अख्तियार की। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट स्टेप, क्योंकि इशू बड़ा वाइटल है। अहमद साहब, क्या आपको लगता है कि वजीर आजम खुद गए थे या किसी ने उनको भेजा था? नहीं, मेरा ख्याल में उनकी तरफ से ये आई थी कि वो मिलना चाहते हैं, यहाँ तक मेरा ख्याल है। मुझे मालूम सही बात तो लेकिन नहीं है। मिलने की ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हुई या किसी ने वो बीज बोया कि आप जाके फौरन से मिलिए? मेरा सवाल ये है। आपका सवाल बड़ा बजा है, बड़ा बरवक्त है, और ये बीज बोया गया इसलिए कि ये जब ये रेसिप्रोकल है ना, कि हमने तुम्हारे लिए इतना काम किया, तुम हमारे लिए ये काम करो, ये सूरत ऐसी है। लेकिन इशू इतना वाइटल है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नजर आता है। जुडिशरी हिल गई, अगर जुडिशरी के साथ ये सलूक हुआ और ब्लैकमेल किया गया उसको। देखिए, ये मुतरादिफ है उनके जो उन्होंने एविडेंस बताई हैं, और जो उन्होंने तरीक़ेकार बताया कि वहाँ पे उनके बेडरूम की और उनकी एक्सक्लूसिव जो प्राइवेसी की वीडियो तक तैयार की गई हैं, तो बताइए उसके बाद क्या बाकी बात रह जाती है। और ये मेरे ख्याल में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट को 2 काम करने चाहिए। उन्होंने ये बात वहाँ भेजी इसलिए लिखकर, अब इस लेटर के जरिए, कि ये एक कलेक्टिव एक इशू बन गया है बहुत बड़ा, और इसको रिजॉल्व करे सुप्रीम कोर्ट और कलेक्टिवली पूरी सुप्रीम जुडिशरी जो है। और उसके लिए उनको ये चाहिए, एक तो ये चाहिए उनको कि जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं बगैर वक्त ज़ाया किए। सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों के जितने हाई कोर्ट्स हैं, उनके जज साहबान को सबको मदऊ किया जाए उसके अंदर, जुडिशियल कन्वेंशन के अंदर, और उनके सबकी बिल्कुल खुले दिल से उनसे कहा जाए कि अपनी अपनी आपकी किसी की कंप्लेंट्स हैं तो बताओ। आज तो 6 हमारे पास ये कंप्लेनेंट्स आए जज साहबान की शक्ल में, इस लेटर की शक्ल में। जब ये कन्वेंशन होगी तो ये यू नेवर नो कि ये 60 से 600 तक ये कंप्लेंट्स चली जाए। कन्वेंशन से क्या, अगर ये कंप्लेंट्स 1000 तक भी चली जाएं अहमद साहब, तो क्या उखाड़ लेंगे सर? उखाड़ेंगे नहीं तो उखड़ जाएंगे। चले, आप ये जेल में रखिए, ये वक्त आ गया है कि या आप इनको उखाड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी कायम करेंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी कायम कर नहीं सके तो फिर आप सब उखड़ गए। फिर तो यहाँ नेकेड डेस्पोटिज्म आएगा, फिर तो रूल ऑफ लॉ खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, डेमोक्रेसी रैप अप, और एक डेस्पोटिज्म की हुकूमत होगी, डेस्पोटिक हुकूमत होगी यहाँ पर। ये बड़ा खतरनाक ये टर्न है, जहाँ पे बड़ी एहतियात से और लेकिन एग्रेसिवली इसको डील करना पड़ेगा। और अगर ना किया गया तो फिर हमारा ये तमाम अदारे खत्म हो जाएंगे, फिर आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी बाकी। लेट मी टेक द डिस्कशन टू फारूक साहब। फारूक साहब, आपका इस पे ओपिनियन क्या है? वजीर आजम को मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? और अब जो ये बहरान खड़ा हो गया है, हमारी मुल्क की तारीख सर कमीशन से भरी पड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त 100, 150, 200 कमीशन बने हुए हैं, जो सर बड़ी भारी तनख्वाहें भी लेते हैं। काम कुछ नहीं है, घर पे आराम करना है मोस्टली सर। अब सवाल ये है कि ये कमीशन बन जाएगा तो क्या आपको लगता है कि
जो अनरेस्ट क्रिएट है अदलिया में वो ख़त्म हो जाएगा, इत्मीनान मिल जाएगा उसके रिजल्ट से, या फिर टाइम बाय किया जा रहा है फारूक साहब? अच्छा, बहुत शुक्रिया जितोई साहब। इससे आपका जो सवाल है और जो मौजू है, इससे पहले एक और मौजू आपकी और अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू के दौरान पैदा हो गया है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिस्मिल्लाह। ऐसी ज़िम्मन उसकी तरफ आपकी जी तवज्जो जी मबजूल कराऊं। जी जी। आपने ये कहा कि अगर ये वो बन गया कमीशन तो क्या कुछ कर लेंगे, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया। और अहमद अवैस साहब अगरचे एक ऐसी जमात में हैं जिसके लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं जो लोग तन्हाई में भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अहमद अवैस साहब एक शरीफ नफ्स आदमी है और बहुत सीनियर और संजीदा कानूनदान है। लेकिन मुझे हैरत है कि ये शाहीन बच्चे को भी ये जो है ना करगस की जो सोबत है वो रास आ गई, और आज इन्होंने भी वो लफ्ज बोला जो आपने बोला जो नहीं बोलना चाहिए सर था। हम दोनों वो और लफ्ज फिर इस्तेमाल इन्होंने कर रहे हैं फारूक साहब, हम दोनों वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान की 90% आबादी इस्तेमाल करती है। आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये पाकिस्तान गैर की अखलाकी लफ्ज है। 5-10% आबादी। ये आप सर गैर ज्यादा अखलाकी पढ़े लफ्ज लिखे है। हैं, ज्यादा नफीस है, हम गंदे हैं सर, मुझे कबूल। कंटिन्यू सर। ये गैर अखलाकी लफ्ज है, और मैं कम से कम इसको रिकमेंड नहीं करता। और मुझे बहुत सदमा सर वो हुआ कि सर अहमद अवैस इस्लामाबाद साहब में की और बाकी पाकिस्तान में बहुत फर्क है फारूक साहब। आप जरा आप देखें सर बाकी पाकिस्तान का हाल क्या नहीं, है और मैं पूरे इस्लामाबाद का हाल पाकिस्तान की देखें बात सर। कर रहा हूँ। जितोई साहब, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और मेरी जिंदगी कराची में गुजरी है, और कराची में फिर तो जिंदगी आपने बहुत कुछ प्रोफेशन में उखड़ते, फिर तो आपने बहुत कुछ उखड़ते देखा होगा सर जिंदगी में। देखिए, कराची में मैंने प्रोफेशन किया है और उसमें मेरे बाल सफेद हुए और हैं। आज आप कहाँ रहते हैं लेकिन सर? ये हमें मालूम होना आज चाहिए, आप कराची में, और ये इस्लामाबाद में ये हैं? हमारी जो जौक है ये तय करता है कि हमें क्या लफ्ज बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो मैं अपना ये आपका ठीक सर, हम तो आवाम रजिस्टर के कराना नुमाइंदे हैं, हम तो फारूक साहब आवाम के नुमाइंदे हैं, तो अवामी बोली बोलते हैं। प्लीज कंटिन्यू सर, अपनी बात पूरी करें। मैं फिर आपसे इख्तलाफ करूंगा कि नहीं, हमें हमने अवाम को तरबियत करनी है दुरुस्त रास्ते की। या अल्लाह। मुझे आपसे इतना गिला नहीं है फारूक साहब जितना आप कह गिला रहे हैं मुझे। अवाम की तरबियत करनी है ना। अवाम सर रो रही है इस वक्त कराची में ना सर। डीआईजी ईस्ट के बेटे हैं महेसर साहब, वो खुली हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कोई उनका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता क्योंकि उनके वाले साहब डीआईजी ईस्ट है। सर हमारे मुल्क में मुझे सर तो बहुत कुछ आपसे हो रहा है। मैं अगेन वो वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आपको बुरा लग रहा है मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है सर कि अवाम के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उनका जीना मुश्किल है। और यहां पर अदलिया के बड़े सीनियर जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, गरीब आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? और आपको मेरा उखाड़ का वर्ड बुरा लग रहा है। कंटिन्यू सर, मैं आपके आपके मुझे आपके नजरिए का एहतराम करता हूं आप सर। जितना आप इस लफ्ज पे जितना इसरार कर रहे हैं तो मैं तवक्को करूंगा, बल्कि आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप यही लफ्ज बोला करें और हर जगह बोला करें। जी लेकिन जी। मुझे बहुत सदमा है कि अहमद अवैस साहब भी उस रॉ में शामिल हो गए हैं। तो ये मैं देखिए, बात सुने, आदमी सर अगर मुझे इस बात का अखलाकियात सदमा की है कि बात। आप जैसे सीनियर तज्जियाकार अल्फाज लफ्जों की हेर फेर पे अपना दिल तोड़ देते हैं। अवाम का हाल देखे सर, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, लोगों को अंधी गोलियां लग अगर रही हैं, अगर मुआशी हालात, सियासी हालात, अदलिया के जज कह रहे हैं इंसाफ चाहिए, यार और आप मुझे उखाड़ में फंस जाते हैं सर। मुझे इस बात का गम है सर। अगर अगर आपने इतना ही जज्बाती होना है तो फिर छोड़ दें, फिर इस मौजू पे बात ना करें, आए गाली गलोच करते हैं। अगर हम पर जुल्म हो रहा है तो क्या हम गाली गलौज करेंगे? सर अखलाक का उखाड़ दामन किस छोड़ दिन के से गाली बन ये गई नहीं सर? हो फारूक सकता। साहब मैं तो हैरान हूं सर आपकी डिक्शनरी के ये ऊपर सर। बिल्कुल गाली है, उखाड़ कब से ये गाली है बिल्कुल सर? गाली है। और जितना आप इस गाली के हक में सर फिर आपकी वकालत नजर कर में रहे गंजा हैं, भी गाली होगी मुझे सर, आप आपसे बोलते हैं गंजा भी नहीं है। गाली है सर। यार मुझे बात तो करने देना आप। करें करें सर, करें करें आप बात करने दें करें कि करें नहीं कहते? करें करें। आप तो इसके वकील हैं, आप इसकी करें तबलीग। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। चलिए अब मेरे सवाल पे लेकिन आ जो जाएं। शख्स इस आपने अहमद काफी अवैस को वक्त मैं सर मेरे जानता उखाड़ पे गुजार दिया, अब सवाल पे आ जाएं सर। जिस अहमद अवैस को मैं जानता हूं, मुझे बहुत सदमा हुआ कि उन्होंने ये लफ्ज यूज किया। मैं तवक्को करता हूं कि वो इस मौजू पे अब जरूर स्टेटमेंट देंगे, नंबर एक। कॉन्स्टिट्यूशन की बात नंबर की दो, उसके ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक क्राइसिस पैदा हो गया है। 6 जज सामने आए हैं और इन 6 जजों ने एक कंप्लेंट लॉन्च की है, जिस पर मेरे मोहतरम अहमद अवैस साहब ये कह रहे हैं कि ये आइन भी खत्म हो जाएगा और जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसे ही होगा, यही खदशा है। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि जब इन्हीं जजों की बिरादरी के लोग आइन रीराइट कर रहे थे,
क्या उस वक्त आइन खत्म नहीं हो रहा था? क्या उस वक्त जमहूरियत खत्म नहीं हो रही थी? क्या जजेस आइन उस रीराइट वक्त करते हैं या जजेस आइन की तशरीह करते हैं? सर मुकन्निना का काम ये नहीं है सब सर ने आइन लिखना। रीराइट किया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों ने वहां लाहौर की रजिस्ट्री में बैठकर आइन रीराइट किया। उस वक्त अहमद अवैस साहब जैसे बेदार कहाँ मस आइन साज और कानून साज कानूनदान क्यों नहीं बोले? देखिए, बात यह है कि अगर हम किसी भी मामले को असूल की बुनियाद पर नहीं लेंगे और पार्टी की वफादारी की बुनियाद पर लेंगे तो ना आइन बचेगा ना जमहूरियत बचेगी। हमें असूली बात करनी चाहिए और पाकिस्तान के हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसका एक ही हल है। वो हल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी सजेस्ट किया था और वो हल मियां नवाज शरीफ ने भी सजेस्ट किया था। वो है, आप आए, रिकंसिलिएशन भी करें और आप आके ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन करें। इसके बगैर अब मामला ठीक नहीं होंगे। अपना अपना सच बोलें, अपने अपने जराइम कबूल करें। और देखिए, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इन्हीं लोगों ने फैसला दिया था ना कि ऐसे मुकदमे में भी इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए जो मालूम है और ऐसे में भी ना गिरफ्तार किया जो मालूम नहीं। ये क्या मैसेज देता है? देखिए, इस वक्त सोसाइटी तकसीम हो गई है, इसमें हमारे सॉरी। इस किस्म के जो कानून या इंसाफ के इदारे हैं उनकी भी तकसीम नजर आ रही है। राइट आप सर। फैसला करते हुए अगर आइन नया लिख दें, अगर राइट। आप फैसला ऐसा करें कि जो मुकदमा नहीं है उसमें भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो आपकी इंटेंशन सामने आ रही है। तो इस वक्त जरूरत इस बात की नहीं है कि इस बात पे पकड़ लिया जाए। यानी जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो था, जी जी। जब उसके साथ ये जुल्म हो रहा था तो ये सारे जज मुंह में घुंघने डाल के क्यों बैठ गए थे? और अहमद अवैस साहब जैसे असूल पसंद कानूनदान भी उस वक्त उनकी हिमायत में क्यों नहीं बोले थे? ठीक सर, ठीक सर। अब आपने, सिर्फ एक क्योंकि हमें आपने काम अहमद लगा। अवैस साहब का नाम इतनी बार ले लिया है तो अहमद अवैस साहब बिल्कुल रिस्पॉन्ड भी तो करने दें मैं फारूक भाई। गुजारिश ये करता हूँ कि अब कंप्लीट कर वक्त लें। ये आ गया है जी जी। कि अपने जराइम कबूल करें और रिकंसिलिएशन करें। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बगैर किसी हम आगे नहीं बढ़ दूसरे को सकते। आपने इल्जाम देना है तो आप तलवार लेके आ जाएं और कोई अपना बंदा आ जाए तो उस पर आप पर्दा डाल दें। ऐसे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। राइट सर। अहमद अवैस साहब, एक तो आप रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से, फिर मैं जुल्फिकार साहब की तरफ नहीं जाऊं, और ये भी बता दीजिएगा सर आपने उखाड़ जैसी मैं गाली कैसे इस्तेमाल कर ली सर? पहली बात तो यह है कि मैं आपको हमारे फारूक साहब बड़े मोहतरम, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त समझ लीजिए कि जब ये बात कर रहा हूँ तो मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और मैं डिस्पैशनेट होके अपने सेल्फ को माइनस करके पाकिस्तान के आइन के ऊपर इसलिए तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ और उसको अपहोल्ड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की साल्वेशन इसमें है। ये मामलात यहाँ तक जो आ गए हैं कि आप जज साहबान को ब्लैकमेल करने लगे तो ये मामला बहुत आगे निकल गया। इसका मतलब है कि आइन की हैसियत खत्म हो गई, फंडामेंटल राइट्स की हैसियत खत्म हो गई। और अगर किसी सोसाइटी में से जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाए तो सोसाइटी बिकम्स फ्री फॉर ऑल। मुझे इसलिए ज्यादा इस बात का जो है दुख है और मैंने इस तकलीफ से ये बात की जितनी भी की। और जहां तक इसके अलावा मैं आपसे यही कहूंगा कि ये मामलात जो हैं इनको हमें सुलझाने के लिए और किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए हमें तमाम उन फोर्सेस को जो इस किस्म के काम मामलात में मुलव्वस है कोई हो, देखिए ये जो है ना इस्टेब्लिशमेंट है, अदारे हैं, एजेंसीज हैं, ये दे आर स्मॉल लिम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब लिम्ब इतना मजबूत हो जाए कि गवर्नमेंट को वो थ्रेट करने लगे और गवर्नमेंट बनाने के अंदर अपना रोल अदा करने लगे तो मामलात खराब हो जाते हैं। आइन के ऊपर वो चाहे तो आइन को इस्तेमाल कर दे, चाहे तो आइन को उठा के फेंक दे, तो मामलात जो है हाथ से निकल जाते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि जहां हमें एक बड़ा फैसला करना होगा कि तमाम अदारे अपनी जगह पे खड़े हो, अपने अपने हल्का असर के अंदर वो रहे, खूबसूरत लगेंगे। हम कोई किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, बात मैं अब बड़ी बड़ी वाजे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम अपनी गुर्बत के बावजूद ये अपनी मुसल्ह फौज को बड़ा भरपूर फीड करती है, इसलिए कि हमारी आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं उनकी हिफाजत करती है और बिल्कुल। शहादतें उनकी हुई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन ये अपने अपने हदूद से जिस वक्त आगे निकलेंगे
तो फिर खराबियां आएंगी और खराबी आ रही है। ठीक सर। अगर यहाँ इस वक्त फौरन रोका ना गया, एक बिल्कुल डेड फुल स्टॉप ना लगाया गया, तो फिर इसके नताज बहुत भयानक होंगे। ये डेस्पोटिज्म का आगाज है बड़ा खतरनाक शक्ल के अंदर। राइट सर। मैं इसलिए ये ज्यादा अच्छा, ये अब उखाड़ का वर्ड यूज दोबारा ना कीजिएगा सर, वो गाली के जुमरे में आ गया। फारूक साहब ने बता दिया है तो बस अब से हम नहीं करेंगे सर। माजरत कर तो लें साहब सर, मैं इस पे मुख्तसर माजरत चाहता हूँ। मैं आता हूँ फारूक साहब। जुल्फिकार साहब के पास अभी तक गया ही नहीं, वो नाराज हो जाएंगे। मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, नाराज अगर जल्दी से कुछ कहना है तो इस कह लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में बात हो जाएगी और बात कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी से कर वरना लें कि सर, लटक जाएगी बात। जल्दी से कर लें सर। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ अहमद अवैस साहब से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि उस वक्त जब 2 साल की मेहनत जाया होने की बात हो रही थी, उस वक्त अहमद अवैस साहब क्यों खड़े नहीं हुए थे? जब रीराइट किया जा रहा था आइन, उस वक्त अहमद अवैस साहब क्यों खड़े नहीं हुए थे? मैं गुजारिश करूंगा अहमद अवैस साहब से कि वो इस वक्त अपनी गलती को एक नेशनल मीडिया पे तस्लीम पूछ लेते करके हैं, पूछ लेते हैं। कहें। अहमद अब साहब हम तस्लीम करेंगे अपनी गलती कि आप जवाब खड़े नहीं दूंगा हुए थे। अहमद साहब मैं तस्लीम जवाब करेंगे दूंगा। सर। हाँ सर, जवाब जल्दी जवाब दें, जल्दी जवाब दें सर, ब्रेक पे जाना है। बड़े जल्दी जवाब मुअद्दबाना दें तरीके सर, से दूंगा जल्दी जवाब दें सर, जल्दी जवाब दें सर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आइन को रीराइट जो है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। जजेस इंटरप्रेट करते हैं, जजेस ने इंटरप्रेट किया था, कहीं पे रीराइट लेकिन नहीं उन्होंने किया किया वो आइन आइन। को रीराइट। वो आपके लाहौर के पसंदीदा फैसले जजों की ने जो आप बात आइन को करते हैं, रीराइट वो किया और इंटरप्रिटेशन इस है। मुल्क को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 69 के साथ मिला के आर्टिकल 63 को पढ़ें, तो उसके बाद उन्होंने वो एक जजमेंट दी थी जिसको आप कहते हैं रीराइट किया। रीराइट कर ही नहीं सकते हैं, ना किसी को इख्तियार है देखिए, रीराइट करने का। बदयंती और होती है जहाँ और इससे जो पे क्राइसिस अदलिया ने पैदा हुआ कमजोरी अब तक दिखाई, हम उसको फारूक साहब, भुगत रहे हैं। लेट अहमद देखिए साहब ना, कंप्लीट, देन आई लेट यू गिव यू चांस एज वेल। प्लीज मैं अहमद कह साहब रहा हूँ कि कंप्लीट करें। जहाँ पे अदलिया ने कमजोरी दिखाई, वो दो बड़े वाकयात थे। जियाउल हक के जमाने में, जब उसको 3 साल की कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी, और परवेज मुशर्रफ को। और आपको मालूम होगा कि मैंने खिलाफ एज प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बाकायदा कैंपेन चलाई और आर्टिकल 6 की उस वक्त बात की जब इसका जिक्र भी कोई नहीं कर सकता था, ठीक सर। और अपने आप को बिल्कुल एट स्टेक ले आया था, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ। और जियाउल हक के मार्शल लॉ में भी मैं सेक्रेटरी था हाईकोर्ट बार का। मैंने एक मौके के ऊपर एक जगह पे मैं मौजूद था, जियाउल हक से मैंने हाथ नहीं मिलाया था, और मैं ओपनली ये बात कहता हूँ, फख्र से कहता हूँ ये बात। ठीक सर, ठीक सर, क्योंकि हमने मेरी इजाजत दें। कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ है और रूल हम ऑफ सबका दिल सर पाकिस्तान के साथ धड़कता है और हम सब चाहते हैं कानून की बालादस्ती, और हम सब चाहते हैं पाकिस्तानियों को हक मिले। प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है क्विक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए सर, जुल्फिकार साहब, आपकी नजर में इस आईनी बहरान का हल क्या है? कन्वेंशन है, कमीशन है, रिकन्सिलिएशन है? क्योंकि बहुत सारे लोग सर जो गुज़िश्ता रात चाय के ढाबे के ऊपर बैठे हुए थे, तो गुफ्तगू सर आम लोगों में यही हो रही थी कि आज जितने भी जज हैं पाकिस्तान के, वो सब अपने अपने बेडरूम्स और ड्राइंग रूम्स चेक कर रहे होंगे कि कहीं कुछ है तो नहीं। आप सर इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं जुल्फिकार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और इसके अंदर ये जो भी मामला आया है और 6 जजेस ने, मैं समझता हूँ, बड़ी बहादुरी दिखाई है। लेकिन ये जो मामला है, इसको एमिकेबल सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके अंदर बैठ के तमाम जो लोग इन्वॉल्व हैं या जिनकी ईमा पे ये हो रहा है, उनको भी साथ बिठा के उनके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई समझेगा कि इसके अंदर कोई जोर जबरदस्ती कर लेंगे या कोई एक अदारा दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेगा या कोई हुकूमत के अंदर बैठे शख्स हैं इसमें कमीशन बना के मामलात को कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई ऐसा खातिर खान नतीजा नहीं निकलेगा और उस कमीशन के कभी नतीजे नहीं निकलते। कभी तो नहीं यहाँ पे निकलते। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के बातचीत के जरिए मामला करने की जरूरत है। बिकॉज इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं या जिन लोगों ने ये मामला किया है, उनकी कंसेंट के साथ आइंदा जो है इसकी रेमेडी होनी चाहिए कि आइंदा वो इस किस्म के मामलात में नहीं दखल अंदाजी करेंगे। अदरवाइज तो अगर आप समझेंगे कि ये कोई कमीशन जवाब दे देगा और मामला खत्म हो जाएगा, तो ये मामला खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा और इसके बाद फिर चीजें और दूर तक जाएंगी। तो ये सिर्फ ज़ियाउल हक या मुशर्रफ के दौर की
बात नहीं है। इस दौर के अंदर लोगों को पता है कि शायद अभी ये चीजें हो रही है, ये साल से हो रही है, और साल से ये जो मामलात है चल रहा है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, तो इसके ऊपर जो बोलता है उसी के ऊपर जो है कंप्लेनेंट के ऊपर बातचीत आगे चलेगी। तो इसमें चूंकि इदारों का आपस में एक तनाव आ गया है, एक टकराव आ गया है, और इसको आपस में बैठ के इसके अंदर जो इदारों के बड़े हैं उनको बैठ के आपस में बातचीत के जरिए मामले को हल करना है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर जाके मट्टी कीचड़ उछालते रहेंगे और एक दूसरे को करते रहेंगे, बिल्कुल इसमें लोगों से गलतियां हुई हैं और इसकी रेमेडी कोई नहीं है इन गलतियों की, और उसका तदारक भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन आइंदा के लिए इस मामले को आप एड्रेस कर सकते हैं ताकि ये जो गलतियां जिन लोगों से हुई, या कोई चंद इंडिविजुअल अपनी मर्जी से इस तरह के मामलात कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को आइंदा जो है अवॉइड करें, और इस तरह के ख़ास तौर पे ऑनरेबल जजेस साहबान के साथ बैठ के ये जो मामला कर रहे हैं तो उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए, तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये जब तक इदारों के हेड, इवन ये मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर किसी के कहने पे गए हैं, या किसी ने कह के भेजा है, या खुद गए हैं, या चीफ जस्टिस ने बुलाया, जो भी उन्होंने जिस वजह से भी गए हैं, लेकिन उनका जाना अच्छा इकदाम है। और अगर यहाँ पे तमाम इदारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़े हो जाएंगे तो इस मसले का हल नहीं निकलेगा। इस मसले का हल बैठ के बातचीत के जरिए निकलेगा, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको फिर जो है जो सजा भी देनी चाहिए, ताकि कल को कोई शख्स इस तरह की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट में शामिल ना हो। राइट, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब क्या आप समझते हैं फारूक साहब कि जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, दिस कैन लीड टू जुडिशल रिफॉर्म्स, कि अदालती निज़ाम में मुकम्मल तौर पे अदल के निज़ाम में बेहतरी आए? क्योंकि सर ज़रूरत तो है, निज़ाम अदल किस कदर बोसीदा और फरसूदा है ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि यहाँ पे इंसाफ के लिए 20-25 साल कम से कम चाहिए, बहुत सारे करोड़ों रुपए जेब में चाहिए, बहुत सारा फारिग वक्त चाहिए। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन एस्केलेट करके वकला तहरीक जिस तरह 2007 में चली थी, एक और तहरीक चल सकती है? क्या आपको लगता है कि निज़ाम में आने वाले वक्त में बेहतरी होगी, या सर कोई शॉर्टकट ढूंढ के गाड़ी चलाओ सर? अच्छा देखें, अगर निज़ाम बेहतर होता है तो तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लेकिन मैं नहीं महसूस करता कि इस वक्त किसी में तहरीक चलाने की कोई सख्त मौजूद है। कोई तहरीक नहीं चला सकता। हाँ, असल बात यह है कि आपका निज़ाम जिसको ख़ास मकासद के लिए पहले इस्तेमाल किया गया, मोम की नाक बनाया गया, अपनी मर्जी के फैसले किए गए और तबाह कर दिया गया आइन को भी और जुडिशल सिस्टम को भी। अब वक्त ये आ गया है कि जुडिशल सिस्टम के अंदर से जो गिरोहबंदी है उसको ख़त्म किया जाए, और गिरोहबंदी ख़त्म करके ये वही जज है ना जिन्होंने ये लेटर लिखा है, ये वही जज है ना जिन्होंने जिसने शौकत अजीज सिद्दीकी का समाजी बाइकआउट कर दिया था। जब उसके साथ ये सब हो रहा था तो कोई उसके हक में आवाज बुलंद नहीं कर रहा था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों? मफादात थे ना, मफादात थे। और तो कहते हैं फारूक साहब कहते हैं ये वही जज है जिन्होंने पीटीआई को रिलीफ भी दिया है, ये वही जज हैं। बिल्कुल वही जज है। तो अब तो ये नजर आ रहा है कि ये गिरोहबंदी हो रही है। ठीक सर, सियासी मकासद के लिए सब हो रहा है। तो अगर आपने सिस्टम को बचाना है तो फिर इस तरह के काम ना करें, फिर खड़े हों और कौम के सामने तस्लीम करें कि हमने ये जराइम। ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया फारूक साहब। अलाउ मी, वक्त कम है फारूक साहब, वक्त कम है, मुझे इसी पॉइंट के ऊपर दूसरों से ओपिनियन लेना है। अहमद अवैस साहब, आप भी ये समझते हैं? राइट फारूक साहब, अहमद अवैस साहब, आप भी ये समझते हैं कि ये ग्रुपबंदी है, सियासत के लिए हो रही है, या फिर कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे, बड़ी तब्दीली आएगी? अहमद अवैस साहब क्विकली सर, 1 मिनट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई ग्रुपबंदी नहीं है, ये बिल्कुल एक सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट को 7 के तहत जस्टिस तक जाना चाहिए, इसको इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग ओपन करके, और उसमें इसका हल निकल आएगा। बिल्कुल यहाँ पे डिस्पैशनेट होकर इस मैटर को टेकअप करें कि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है तो पाकिस्तान का आइन कायम है, ये मद्देनजर रखें। और लीगल फर्टर्निटी के लिए ये रेड लाइन है।
ठीक सर। अब जुल्फिकार साहब, डू यू थिंक ये ग्रुप बंदी है सियासत के लिए हो रहा है, या आप समझते हैं कि इसे जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ा जा सकता है, या कोई लॉयर्स मूवमेंट हो सकती है, कोई तहरीक चल सकती है या नहीं? जुल्फिकार साहब, देखिए, इस मुल्क में कोई चीज भी रूल आउट करना ना मुश्किल है, कि यहाँ पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे किसी टाइम पे भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पे पॉलिटिक्स के अंदर या इस तरह के मामले के अंदर। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ इज के इस सारे मैटर के बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स भी जरूरी हैं, और जो लोग कोई पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग में या किसी और चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबको भी बुला के एड्रेस किया जाए और मौका दे देना चाहिए, या उनको थोड़ा सा जो है आप साइड लाइन करते हैं कुछ अरसे के लिए। और उसकी वजह है कि जब तक आप चीज़ों को थोड़ा डिसिप्लिन नहीं करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, और ये इदारों के सरबराह मिलके ही कर सकते हैं। ये अगर कोई ये समझे कि अगर आप सख्ती के बगैर मामला करेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज पॉलिटिकल इन दिस कंट्री। आप अगर कोई कहें कि कोई पॉलिटिकल आप कह नहीं रहे है, हैं कि जजेस भी सियासी होते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हर शख्स इस मुल्क में, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, जज है, सब कोई सियासी हैं। टीचर है या कोई जर्नल है, एवरीबडी हैज पॉलिटिकल लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड दे हैव पॉलिटिकल टिल्ट। अगर इसके अंदर आप कोई कहे कि जी, कोई बंदा ये कहे कि आई एम नॉट बायस, या मैं जो है मेरा पॉलिटिकल टिल्ट किसी तरफ नहीं है, ऐसा नहीं है, हर एक का है और पॉलिटिकल होना भी चाहिए। लेकिन इस इदारों के अंदर ऐसी पोजीशंस पे जब लोग बैठते हैं, तो वहां पे अपनी पॉलिटिकल लाइक्स और डिसलाइक्स को पीछे छोड़ के आपको एक न्यूट्रल होके आपको फैसला करना है, अनबायस होके फैसला करना है कि आपने लोगों के एक ओवरऑल जो है मैक्रो लेवल पे लोगों को जो है एड्रेस करना है, उनके इश्यूज को राइट सर, खत्म करना है। वेल ये सेड चाहे सर। पॉलिटिकल पार्टीज के मसाइल हों या पॉलिटिकल लोगों के मसाइल हों या जनरल पब्लिक के हैं। बिकॉज इस मुल्क में अभी व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर, सियासी और गैर सियासी तमाम लोगों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, जो कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब, फारूक आदिल साहब, अहमद अवैस साहब, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि कानून सबके लिए बराबर हो, रईस और गरीब के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मईशत का, महंगाई का, बिजली की बढ़ती कीमतों का। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। डिस्कस करें मईशत को। तो हम जानते हैं कि बिजली आज 5 रुपए यूनिट बढ़ा दी गई है, हम जानते हैं तेल की कीमतों में इजाफा होने वाला है, हम जानते हैं महंगाई का जिन बेकाबू है, हम जानते हैं कि एफबीआर के मुलाजमीन की छानबीन की जा रही है क्योंकि वहाँ करप्शन इतनी है, और फिर एंटी करप्शन के अंदर भी बेतहाशा करप्शन है, नैब के अंदर बेतहाशा करप्शन है। लेकिन इस वक्त गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी को चाहिए सस्ती रोटी, सस्ते चावल, सस्ते घी, ताकि अपने पेट की आग बुझा सके, अपने बच्चों को भूखा ना सोने दे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सस्ता सामान भी पाकिस्तान में अगर आप बेचेंगे, किसी पे रहम खाकर ही सही, तब भी पुलिस आपको पकड़ेगी, आपके ऊपर फाइन भी होगा, एफआईआर भी होगी, वारंट भी होगा। मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं। रऊफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है नासिर शाह बुखारी साहब ने, KESB ग्रुप के चेयरमैन है, माहिर मुआशियात हैं। नासिर शाह साहब, जज़ाकल्लाह खैर आपकी कीमती वक्त के लिए। रऊफ साहब, पहले आपके आता हूँ मैं, आप अब जो रेट था, आटा सस्ता बेचा आपने, चावल सर? बिल्कुल, आटा तो 125 का रेट था, आप लोगों ने 115 बेच दिया। 123 का रेट, 123 का रेट था, आपने 115 बेच दिया। जी सर। फिर आपके पास आए, पहले आपसे रिश्वत मांगी, आपने रिश्वत नहीं दी, फिर आपका चालान हुआ, चालान होने के बाद आज को वारंट भी जारी हो गए हैं। तो सर ये तो पहले हम सोचते थे कि जो महंगा बेच रहा होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, यहाँ तो सस्ते बेचने वाले के खिलाफ एक्शन हो रहा है। सर, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है हुजूर। देखें, आप ये कहें कि बादशाहों की हुकूमत है, मैं सही बता रहा हूँ, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो, अगर वो आवाम से ऊपर है और आवाम को बिल्कुल नीचे पाँव में रखना चाह रहा है, तो वो जागीरदाराना सिस्टम आज तक रहे थे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने DC साहब से आते हुए बात की, मैंने कहा सर ये जो आप इसके अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं सियालकोट राइस वाले के, उसका कसूर तो बता दो। ये DC कौन है सर, नाम ये DC कैप्टन अल्ताफ सारियो साहब है। तो अल्ताफ सारियो साहब को सलाम पेश, अल्ताफ साहो साहब साउथ के, तो अल्ताफ साहो साहब को सलाम पेश करना चाहिए ना, कि वो मैं तो सलाम भी पेश सस्ता किया, बेचने के ऊपर वो उनके वारंट निकाल रहे हैं। मैंने इनको हाथ जोड़ के भी बोला, कहते हैं ना हमारी सकाफत है कि झुक के मिले, कोई बात नहीं, अगर कोई बनती है बात तो बनाएंगे। हमने कहा सर ऐसा ना करें, आज तक ये अमल नहीं हो रहा है। और मुझे ये बताएं कि अगर चीनी किल्लत हो गई थी, हर TV चैनल पे चल रहा था, TV
पे कि भाई रिटेल रेट पे नहीं मिल रही है, नहीं मिलती। असल में हमने फिर ऐलान किया कि रिटेल रेट पे हमने सप्लाई को रमा का, इसलिए कि जब आप एक्स मिल प्राइस हैदराबाद में है, जो रेट रखा हुआ है एक्स मिल से 3 रुपये ऊपर, वो इसलिए रखा गया है कि 2.5 रुपये किराया और 50 पैसे प्रॉफिट। वही जाम खान चोरो जो वजीर खुराक हैं सिंध के, उन्होंने वो लिस्ट को अनाउंस किया था। वो कराची एक अलग सूबा है, सूबा तो एक होना चाहिए ना दोनों, यहाँ रेट अलग है, रेट अलग है। यहाँ उन्होंने बोल दिया कि जी आप 123 रुपये की चीनी बेचेंगे। आप मुझे बताएं कैसे बेचेगा भाई? एक चीज़ के प्राइस कभी 70 साल में फिक्स ही नहीं हुए। जब आप गन्ना क्रशिंग होती है इसके बाद चीनी तो बन जाती है ना, उसकी प्राइस फिक्स होनी चाहिए ना, कभी भी नहीं हुए, ओपन होती है, आपको याद होगा सब चीज़ें। लेकिन अभी मुझे बताएं कि अगर हम रिटेल बेस पे इसको ना करते खुला, तो मेरा ख्याल है 200 चीनी हो जाती, ब्लैक में जाती। तो हमने ये ऐलान किया कि कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन चाहे कोई भी लम्हात आएंगे अवाम के लिए खड़ी होगी और उस चालान को हम भरेंगे, और आज भी हम इसी बात पे खड़े हैं। अब वारंट भी निकलेगा, अगर वो गिरफ्तारी करने आ गए फिर आपको वकील भी करना पड़ेगा, अदालत भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, वक्त भी जाया करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि आपने 8 रुपए सस्ता बेचा। 8 रुपये, आज तो माशाल्लाह 110 रुपये हो चुका है। आज 110 हो चुका है। नासिर शाह साहब, सर आपकी नजर में ये सिचुएशन कितनी सीरियस है सर, कि हम देखते हैं कि एक बड़े पुलिस वाले का बेटा है सर, महेसर साहब हैं, डीआईजी ईस्टर्न का बेटा असफर महेसर का, वो हवाई फायरिंग करे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वो चाय ढाबे के ऊपर कलेशनकोफ और बंदूकें लेकर बैठे, वीडियो वायरल हो जाए, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और एक सर ताजिर अवाम पे रहम खाकर 8 रुपए सस्ता आटा बेच दे तो उसके ऊपर चालान भी होता है, वारंट भी निकलता है, गिरफ्तारी की धमकियां, रिश्वत की धमकियां। ये जो निजाम है, ये जो सिस्टम है सर, ये मजीद शाह साहब और कितना चलेगा और ये कितना और गंदा हो सकता है? क्योंकि गंदगी के हमने रिकॉर्ड कायम कर दिए शाह साहब। मुझे कानूनी हैसियत का तो नहीं पता कि इसमें क्या कानून है, लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि जो कीमतें होती हैं उनका जो एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन है वो ये है कि जिस किस्म का भी आप प्राइस कंट्रोल करेंगे उससे भी कभी भी मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है जिसका नाम है पैमेक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। इस इदारे में ये कैपेसिटी है कि आप अपनी जो ये एक कोलेट्रल मैनेजमेंट कंपनीज जो है उनकी रिसीट जो है उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। एससीसीपी जो है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको आज तक फाइनल नहीं कर सकी है, लेकिन ये जो कंट्रोल सिस्टम है प्राइसेस का, इसको दूर करने का एक ये वाहिद जरिया और वाहिद तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए आप इसे इस सूरत हाल से निपट सकते हैं। और पेमेक्स जो है वहाँ पर इन तमाम अजनास की आपको जो कीमतें हों उनको आप लागू करें। और ये जो पुराना सिस्टम जो सदियों से, यानी जो एक इस्तेमारी कुव्वतों का सिस्टम है कि वो प्राइसेस कंट्रोल करती हैं, वो आज तक जारी रहना जो है वो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मजहबी नुक्ते से भी, मुझे तो कहीं से भी वो एक कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आता जो कि कायम रहना चाहिए। और जहाँ तक ये रहा कि पावर जो है वो करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मोर, तो इसके मुतालिक तो जो है वो बड़े बड़े दाना बता गए हैं। ये तो ओवरऑल माशरे में जो है एक इनकात है, और उसके लिए जो है फिर आप जितना भी सर मारे उसमें इकोनॉमी या दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि माशरत में जो है किस नोयत के अंदाज हैं। और इस पर तो मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ सकता हूँ और क्या कहूँ। राइट सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। रऊफ भाई आप सर मैं आपसे कहूँ जी सर, कि जब कमिश्नर से अलामती हड़ताल हुई थी 2 घंटे की पूरे कराची में होलसेल ने की थी जी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमने कहा इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं हम, दालों में 80% इम्पोर्ट होती हैं। जब आप उनकी इन्वाइस ले लें, इन्वाइस के हिसाब से उसकी रेट कैलकुलेट करें, ब्यूरो ऑफ सप्लाई से पूछें, दूसरी जगहों से पूछें रेट क्या हैं, उस हिसाब से इसकी रेट को आप इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर आपने इम्प्लीमेंट कराना है तो सही करवाएं, किसी को नुकसान भी ना हो और किसी गरीब के साथ ज़्यादती भी ना हो। दोनों बातें हुई। इसके बाद मीटिंग्स हुई, ऐलान कैसे कर दिया गया? अचानक ऐलान कर दिया गया, लिस्ट छाप दी गई, कमिश्नर साहब ने लिस्ट छाप दी। अरे भाई आप ये तो देखें कि इसके प्राइस अगर 120 रुपये हैं तो कोई 80 रुपये में कैसे बेचेगा? कितनी रिश्वत मांगते हैं
सर देखें, आप मुझे बताएं, क्योंकि एफबीआर वालों की जो इंटेलिजेंस वाले भी अब चेक कर रहे हैं ग्रेड 19, 20, 21 के मुलाजमीन को कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने पैसे देखिए जेब मैं में। आपको एक बात बताऊं कि ये कमिश्नर साहब से भी काफ़ी मीटिंग्स होने के बाद ये फेल हुआ सारा निज़ाम। इसके बाद डीसी ने खुद कंट्रोल संभाला, ये अपने क्या साहू नाम है, साउथ ने। उन्होंने कहा जी मैं बंदा रखता हूँ, चीनी का पूछते हैं, उसका पूछते हैं, नील बटा सन्नाटक, कोई अमल नहीं हुआ। इसके बाद मुझे पूछा गया आप अरबपति हैं, आप करोड़पति हैं, आप गरीब हैं, मुझे ये बताएं उनके डोमेन में आता है, मुझसे सवाल कर रही हैं। एक तराना मैंने 23 मार्च का रिलीज किया। ये मुल्क के पाकिस्तान के लिए मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि अगर मैंने व्हाट्सएप पे अगर भेजा उनको, डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, बोले ये आप व्हाट्सएप पे मुझे क्यों भेजते हैं बार बार चीज़ें। मैंने ये कोबी तराना 23 मार्च का, मुझे आप बताएं, क्या मुझे ये पूछते हैं आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप फला हैं। अच्छा जी मुझे आप बताएं आपका उस बैंक में से क्या ताल्लुक है। अरे यार खुदारा अपने डोमेन को अपने लेवल तक रखें, हर ताजिर का एहतराम करें, ऐसा ना करें कि लोग आपस में इदारों का एहतराम छोड़ दें। आज गरीब रोटी के लिए तरस रहा है और आप हमें ये बता रहे हैं चीज़ें, हम सस्ता बेचने के उसमें कि किसी तरह प्राइस कंट्रोल हो जाए। लेकिन मुझे ये बताएं, अभी आज फ़ोन किया है ना मैंने, उन्होंने कोई हमें बताया उसका कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, नहीं, कोई जवाब नहीं है। डूब मरने का मकाम है सर, डूब मरने बादशाह का मकाम आते, है। बादशाह आते। बादशाह सिर्फ उसकी है सर जो पावर में है, जो गरीब है, जिसके घर में कोई फौजी नहीं है, जिसके घर में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, जिसके घर में कोई सियासतदान नहीं है, वो तो रुल गया सर। सर, वक्त खत्म हो गया हाजी साहब, आखिरी जुमला कह दें। मेरा सिर्फ यही दरख्वास्त है आवाम से और इदारों से भी कि देखें ये इदारे जभी कायम रहेंगे, ये आवाम जभी फले फूलेगी कि जायज़ फैसले हों, जायज़ हक अदा हो। आवाम का भी वो ब्यूरोक्रेट से भी किसी किस्म का हमारा झगड़ा नहीं होता। ताजिर एक ताजिर होता है, वो आवाम के लिए होता है। बहुत भाई, बहुत शुक्रिया खुदा- हाजी अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आखिर में कौम को एक ही एडवाइस दूंगा जो मुल्क के हालात हैं, मेक श्योर कि आपके घर में एक फौजी हो, एक ब्यूरोक्रेट हो, कोशिश करें सियासतदान हो, वकील हो, एक डॉक्टर हो, क्योंकि अगर आपके घर में पावर नहीं है ना, फिर पैसा भी नहीं आ सकता और फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होगी। मुझे याद दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।